सीयूटी जितना ये सब चल रहा है ना, सिस्टमैटिक रैकेट है। ये धनाढ्य पूंजीपतियों के बच्चे मेहनत से पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका हकमारी करके, चीटिंग करके, पैसा देके वो सीट हेरा फेरी कर रहा है, हक मारा जा रहा है आपका। आप सोचो आप किस खेमा में खड़े हो। इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी बना दिया है ना मोदी साहब ने मुजफ्फरपुर को कि मेरी रूह कांप जाती है मुजफ्फरपुर अंदर घुसने में, शहर में जाने में मेरी रूह कांप जाती है। इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाए हैं। ठीक कह रहा हूं, गाड़ी लेके जाने से बढ़िया है कि चक्कर मैदान से पैदल ही चली जाए मोती झील, अस्तुतापट्टी। मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बीजेपी से टिकट लेके आवे चुनाव लड़ने, हम जाके इनके खिलाफ कैंपेन करके तब बैठ के यहां पर लाख रुपया खर्चा करके इनको हरवाए, नहीं तो मेरा नाम रतन लाल नहीं। ये होना चाहिए वैचारिक। आप समझते हैं लोकतंत्र बचाने का मतलब, डेमोक्रेसी बचाने का मतलब इलेक्शन लड़ना, चुनाव में खाली भागीदारी करना। ऐसे दलित जातियां और कई पिछड़ी जातियां भी जो हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र है, उसकी पालकी ढो रही। और कैसे बचाएंगे, किससे बचाना है और क्यों बचाना है? इस डेमोक्रेसी को, इस लोकशाही को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस इंडियन रिपब्लिक को किससे बचाना है और क्यों बचाना है? सबसे पहले इसको सोचेंगे ना कि आखिर खतरा क्या है इस पर, और कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा लोकतंत्र को, कैसे बचाएगा लोकतंत्र। ये बिहार क्या इधर वाला बचाएगा लोकतंत्र कि उधर वाला बचाएगा लोकतंत्र, और किस तरह का लोकतंत्र? उस लोकतंत्र में हम कहां हैं? क्या भारत में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त मिट्टी है या नहीं है? यह प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। मुझे अभी भी आशा है, होप है, कम से कम आने वाली पीढ़ी से। और अभी जेन जी ने अभी दिखा दिया है, जेन जी ने दिखाया है कि मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि उनका मूवमेंट टिकट लेने का मूवमेंट नहीं था, एमएलए एमपी बनने का मूवमेंट नहीं था। तो अभी भी भरोसा हमें उनसे है। सम्मानित मंच, दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। आप मेरे से पहले वक्ता ने काफी ऊर्जा भर दी है और बहुत कुछ उन्होंने कह ही दिया है, और उसके पहले अपने तमाम जो वक्तागण थे मूल रूप से मूल बातें आ गई। मैं समझता हूं मेरा पेशा पढ़ाना, मैं एक शिक्षक, तो आप मुझे एज ए एकेडमिशियन सुनना चाहते हैं या एज ए पॉलिटिशियन सुनना चाहते हैं, ये पहले आप तय कर ले, उसी लहजे में मैं बात करूं जी। बहरहाल हाँ, मतलब कोशिश आता है कि नहीं फेंकते, लेकिन पॉलिटिशियन फेंक देते। तो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, पंकज साहब हमारे साथ पढ़े हैं, विद्या विहार स्कूल पे हमने पढ़ाई की है, और उसके पहले संत नहीं यहाँ पे है, लेकिन चौक पे वहां पढ़ाई की। तो कल मैंने कहा आओ, प्रोग्राम है, इन्होंने कहा कि आऊंगा लेकिन कान बंद करके सुनूंगा। तो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पर कभी कभी, तो एग्रेसिव भाषण रहता है मेरा, तो मैंने कहा नहीं, इस बार कान खोल के सुनना है, क्योंकि इस बार मैं सवर्ण समाज की तारीफ करने वाला हूं, और खास तौर से मुजफ्फरपुर में हूं तो भूमियारों की तारीफ तो जरूर करूंगा, और शिकायत भी होगी, शिकायत भी होगी। आखिर यहीं पढ़ा मैं विद्या विहार स्कूल, और 6 महीना एलएस कॉलेज में भी पढ़ा मैं।
और 25 दिसंबर 1987 को रात में मैं यहाँ से निकला तो कभी लौट के नहीं आया, और पता नहीं अब यहाँ आऊँगा भी कि नहीं आऊँगा, मुझे पता नहीं है। तो देश भर में तकरीबन बुलावा भी आया, लेकिन इस सरकार को मेरे से बहुत मोहब्बत है, सो न वीजा मिला और न पासपोर्ट रिन्यू हुआ। देश भर में सैकड़ों जगह हमारे प्रोग्राम होंगे, हमारे कई साथी यहाँ पुराने बैठे हैं। धर्मराज था यहाँ पे, शायद चला गया, यही अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो कई जगह देश में जाकर अमूमन आप लोग को शनिवार इतवार फ्राइडे तक काम करने के बाद कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम लगा रहता है, लेकिन अब बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उससे मेरा रिसर्च बहुत इफेक्ट होता है, शोध कार्य बहुत बाधित होता है, और लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जहां मेरा जन्म हुआ है, जहां प्राथमिक शिक्षा मेरी यही हुई, इस तरह के मैं पहले कार्यक्रम में यहां पे हूं, आपने बुलाया ही नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो आयोजक पूरी मंडली है, बिहार बचाएगा लोकतंत्र, अनुपमा है, मनीष है, अभिजीत है, राजा है, क्या कहना चाहता हूं कि इनके एफर्ट से, आपके एफर्ट से नहीं, मुजफ्फरपुर के लोगों के एफर्ट से नहीं हूं यहां पर, ये नोट कीजिएगा। तो इनके एफर्ट से मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर में बोलने आया। सभी छात्र हैं, कोई यहाँ पे कोई नेता और ब्यूरोक्रेट नहीं है, छात्र ये एफर्ट्स कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाइए। मेरे अंदर भी बैठे हुए पीछे कई साथी पुराने हमारे जानकार हैं, इधर कृष्ण मोहन भी हैं, तो मेरे बड़े भाई भी इधर हैं, रामगणेश साहब हैं, कन्हैया लाल जी हैं। तो इनका एफर्ट है कि मैं मुजफ्फरपुर में हूं। पहले मैं मना कर रहा था कि बरसात का दिन है, काहे के लिए कर रहे हो, बरसात के बाद करेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा चंदा भी इन लोग को दे दीजिएगा। तो पैसा खर्चने में आप लोग जो है ना बहुत कंजूस है, इसीलिए आंदोलन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे हैं ना, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा सा इन लोग का आसान हो जाएगा काम। और ये आप अगर आंदोलन नहीं कर सकते हैं, संवाद विमर्श नहीं कर सकते हैं, इस तरह के व्याख्यान माला नहीं चला सकते हैं, तो कम से कम उनको जरूर मदद कीजिए। कहते हैं ना हमारे इधर कि अगर ब्याह में पान नहीं तो पान का डंडी सही, उसी से ब्याह हो जाता है। तो वही बात है कि आप नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनको हर तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट करें। थोड़ा थोड़ा करेंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा। क्या गया है, और मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं। आखिर ये पहचान, ये रंग, नाम बदलने की राजनीति क्या है, इसके क्या मायने? बेसिकली जो लोग ये सब बदल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, सब चुराया हुआ है, बेईमानी किया हुआ है, या माफी। मैं साबित कर दूंगा अभी आपके सामने। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आत्ममुग्धता में नहीं रहता। अब आपकी इस जनरेशन की जिम्मेदारी है, ये महान गाथा बिहार के गाते गाते है ना, सेल्फ इम्पोज, कि हम लोगों ने तो 4th सेंचुरी BC तक सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। कि हमने गौतम बुद्ध दे दी, महावीर दे दी, मगधन अंपायर दे दिया, और लिच्छवी गणराज्य जिसका हम पाठ है, मुजफ्फरपुर ऐतिहासिक धरती, जो भी जिस तरह का लोकतंत्र रहा हो,
लेकिन उसकी जेनेसिस यहां पर है, ये वैशाली वज्जी संघ का ये पार्ट रहा है। तो हम लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि हमने रिपब्लिक दे दी, हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या करने की जरूरत है। लेकिन मुझे अभी भी आशा है, होप है, कम से कम आने वाली पीढ़ी से। और अभी जेन जी ने अभी दिखा दिया है, जेन जी ने दिखाया है कि मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि उनका मूवमेंट टिकट लेने का मूवमेंट नहीं था, एमएलए एमपी बनने का मूवमेंट नहीं था। तो अभी भी भरोसा हमें उनसे है। कौन बचाएगा लोकतंत्र को, कैसे बचाएगा लोकतंत्र? ये बिहार क्या इधर वाला बचाएगा लोकतंत्र कि उधर वाला बचाएगा लोकतंत्र? और किस तरह का लोकतंत्र? उस लोकतंत्र में हम कहां हैं? क्या भारत में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त मिट्टी है या नहीं है? यह प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। भाई लिच्छवी इधर थी तो उधर तो राजतंत्र था। और कैसे बचाएंगे? किससे बचाना है और क्यों बचाना है? इस डेमोक्रेसी को, इस लोकशाही को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस इंडियन रिपब्लिक को किससे बचाना है और क्यों बचाना है? सबसे पहले इसको सोचेंगे ना कि आखिर खतरा क्या है इस पर, और कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा। जब खास तौर से दलित बैकवर्ड्स, ये जातियां आपस में मुठभेड़ कर रही हैं, खुद आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। भीड़ हुक्मरान नहीं बनता है, रूलिंग एलीट नहीं बनता है भीड़। जब ये पूरी जातियां, वो पूरा डिजाइन है, मैं आपको साबित कर दूंगा, आपस में मुठभेड़ कर रही है। आप उठा के देख लीजिए बिहार का, कभी बोल देगा कि यादव खा गया, कभी बोल देगा जाटव खा गया, कभी ये खा गया, ऐसे बताता है जैसे बर्गर है। मुठभेड़ कर रही है, यादव वर्सेस कुशवाहा, कुर्मी, चमार वर्सेस पासवान। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सब अकेले अकेले लोकतंत्र और संविधान बचाएंगे? कि सब मिलकर बचाएंगे ना? और खाली आप ही नहीं बचाएंगे, भीड़, क्राउड और फौज सिपाही में एक अंतर होता है। कमांड कहां है? खाली आपके हमारे बचाने से नहीं बचेगा। वैसे लोग, मैं तो आजकल पंकज ब्राह्मण लोग मुझे बहुत फोन करते हैं, बोलते कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, हम लोगों को समझ में बात आ रही। कि वैसे लोग, अब मुजफ्फरपुर बटलर था, वही बंद हो गया, और पता नहीं विद्या विहार स्कूल कहां चला गया, वो कहां है? स्टेशन के पास चला गया। पिछले 20 सालों में क्या यहां पर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट बना है? एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बना है? ये सवाल पूछिए। आप समझते हैं लोकतंत्र बचाने का मतलब, डेमोक्रेसी बचाने का मतलब इलेक्शन लड़ना, चुनाव में खाली भागीदारी करना? ऐसे दलित जातियां और कई पिछड़ी जातियां भी, जो हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र है, उसकी पालकी ढोड़ी। जय भीम करोगे, जय फुले, जय बिरसा करोगे। और लड़का वो ठीक ही कह रहा था, इलेक्शन के समय जो है ना, जाओगे तो जात के नाम पर जो तुम्हारे डंडे पीट रहा उसी को वोट दोगे। भैया तो वैचारिकी अगर नहीं है, आइडियोलॉजिकल समझ नहीं है,
तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी होप हमारे पास है। मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बीजेपी से टिकट लेके आवे चुनाव लड़ने, हम जाके इनके खिलाफ कैंपेन करके तब बैठ के यहां पर लाख रुपया खर्चा करके इनको हरवाए नहीं तो मेरा नाम रतन लाल नहीं। ये होना चाहिए वैचारिकी, ये वैचारिकी होनी चाहिए। और लीडरशिप कैसा होना चाहिए ये भी आपको तय करना होगा। खाली गला फाड़ के चिल्लाने से लीडरशिप नहीं बनता है। राजनीति बहुत ही गंभीर, एक सीरियस सब्जेक्ट है। बाबा साहब को ही पढ़ लीजिए ना, वो क्या लिख रहे हैं। मेरी अभी एक किताब आई है पिछले महीने, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, अंबेडकर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जाके पढ़िए उसको, देखिए उसमें मैंने कलेक्शन किया है पूरा। 2-3 महीने में अंबेडकर और शिक्षा का सवाल, वो किताब भी आ रहा है। आप कहीं दलित बैकवर्ड राजनीति में एजुकेशन के सवाल पर विमर्श होते आपने देखा है? ये बताइए। इसमें से तो आधा लोग बैठा हुआ है ना, बीजेपी आरएसएस वाला बुलाएगा, कोई पोस्ट देगा, भाग जाएगा वहां पर। अरे भैया, हमारे जैसे लोग कितने एफआईआर झेल रहे हैं। पर्सनल मेरा जो नुकसान हो रहा है 8-10 साल 12 साल में तो हम देख ही रहे, लेकिन झुकना मना है, झुकेगा नहीं। यह कमिटमेंट होना चाहिए। कल मैं गया था, शाम में कोई बोले मनीष कि चलिए ठक्कर वापा हॉस्टल चलते हैं, 10 मिनट स्टूडेंट से बातचीत करनी है। मैं गया, कुछ छात्र यहां पे होंगे शायद, पता नहीं कुछ है, चलिए 5-10 तो आ गए। मुझे एक अजीब सा परिवर्तन दिखा। मेरे जहन में यह था कि मैं जब वहीं से मैं जाता था विद्या विहार, वैसे गनीपुर होके गांव से ऐसे आता था, तो पुराने कमरे बने हुए थे और मुझे लगा कि शायद उसी तरह का होगा हॉस्टल। और वहां बच्चे उन पिटा जाते थे उस जमाने में, दलित लोगों को मारते थे पहले बहुत हॉस्टल में। लेकिन अब फिजा कुछ बदला बदला दिखा। अच्छे स्मार्ट लड़के थे, बुलेट मोटरसाइकिल भी रखे हुए थे, अच्छा हॉस्टल भी बन गया है, मेस भी बन गया है। तो पहली बार मुझे कुछ ठीक ठाक देखने को मिला। वैसे इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी बना दिया है ना मोदी साहब ने मुजफ्फरपुर को, कि मेरी रूह कांप जाती है मुजफ्फरपुर अंदर घुसने में। शहर में जाने में मेरी रूह कांप जाती है। इतना बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाए हैं। ठीक कह रहा हूं? गाड़ी लेके जाने से बढ़िया है कि चक्कर मैदान से पैदल ही चली जाए मोती झील, अस्तुतापट्टी। तो मोदी साहब ने इंतजाम किया है कि जितना बीपी शुगर का पेशेंट है, जितना मोटापा बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर पैदल घूमिए, आप फिट इंडिया बन जाएंगे। पैदल घूमिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में मत जाइए भाई। मुजफ्फरपुर वो धरती है, खुद ही राम बोस, उनको प्रणाम नहीं करेंगे? इस एलएस कॉलेज में हमारे महागुरु, मेरे गुरु के गुरु, मेरा सौभाग्य था कि उनके मृत्यु से पहले मैं 2-3 बार उनसे मिला। प्रोफेसर आरएस शर्मा यही एलएस कॉलेज के स्टूडेंट रहे, तो उनको किस खाने में रखेंगे आप? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर यही पढ़ाते थे, जेबी कृपलानी यहां पढ़ाते थे, इतने बड़े नाम हुए। तो ये तमाम बातें हैं कि आपको 2 खेमा में देश बटा है। अभी हुकूमत उनके पास है,
जिनकी कभी भी संवैधानिक संस्थाएं, भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान, उनमें आस्था नहीं थी, और उनको लाने में आपकी भी जिम्मेदारी है, भूमिका है। हम तो खास तौर से मैं दलित पे बोलता हूं, दलित और ब्राह्मण दो ही पे बोलता हूं, बाकी अपना अपना देख लो भाई। 100 में से 90 आदमी से बात कीजिए तो सब खाली टिकट लेने के चक्कर में है। 243 विधान अनुपमा को किस कोठे में फिट करेंगे? शी इज नॉट अ दलित, शी इज नॉट बैकवर्ड। आपको हमने 40 साल में जो उपलब्धि की है, सिर्फ गाली दे देकर हमने शत्रु क्रिएट किए, शत्रु। हमने मित्र नहीं बनाए। जाके देखिए, भाई भाई जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है यहां पे। हमने मित्र नहीं बनाए। और मैं संवाद करने इसलिए आया हूं कि हमें वैसे मित्र की तलाश है, चाहे जिस जाति धर्म समुदाय में पैदा हुआ, वैसे मित्र की तलाश है जिसकी आस्था डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक, इसमें जिनकी आस्था है। आरएसएस वाला कहता है ना बाबा लोग इधर हिंदू राष्ट्र, तो आप लोग भी समझ लेते कि हमारा राष्ट्र आने वाला है। अब पंडित जी बहुत खुश हैं, नहीं एकदम मलाई चापेंगे, खटिया में बैठेंगे, अब दलित लोग चप्पल उतार के जाएगा, है ना, जाके सब पांव छुएगा, फ्री का मजदूर लाएंगे, बैठे बैठे खूब चापेंगे। ऐसे ही लगता है ना? ठीक है, ऐसे ही लगता है। और आपको भी लगता है कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू है तो कुटाई लग रहा है ना आपको? जंतर मंतर पे हिंदू बच्चे ही थे। पटना में वो बेचारा जो कह रहा था कि वो टीयर गैस का इंतजाम है, व्यवस्था है कि नहीं हो, वो सब भी हिंदू ही था। सारे हिंदू बच्चे ही थे। पेपर चोरी हुआ, वो हिंदू बच्चे का ही हक मारा गया। सब आरएसएस बीजेपी वाला पता कीजिए, सब ऑर्गेनाइज क्राइम है ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है। विदिन 10 years देयर आर 152 पेपर लीक्स। लीक नहीं है, राम मंदिर में भी चंदा लीक हो रहा है उधर। तो बेसिकली ये चोर टाइप लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं, चोर टाइप लोग हैं। इसका धंधा यही है, झूठ बोलना है। सबसे पहला सिम्टम झूठ बोलना। इनसे बचाना है इस देश को, इस मुल्क को। इनकी कोई दिलचस्पी भारत देश में नहीं है, कोई दिलचस्पी भारत के संविधान में नहीं है, कोई दिलचस्पी यहां के डेमोक्रेसी में नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी। अरे पहले रेल एक्सीडेंट एक हो जाता था नैतिक ग्राउंड पे, आपने कहा ही वो बात, आपने शायद कहा, मोरल ग्राउंड पे लोग रेजिग्नेशन दे देते थे। निर्लज टाइप लोग हैं। थोड़ा सा गाली पड़ गया, उसके पहले आप जो प्रधान जी कह रहे थे, जर्सी गाय, 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, आपके संसद में रमेश बिधूरी जो कह रहा था कटे हुए ऐसे याद है ना? रेखा गुप्ता सीएम बनी है, जरा इसका ट्विटर उठा के देख लीजिए। आपके ट्रोल जो आर्मी है, कितनी भदी भदी गालियां लिखता है लड़कियों को। तो आप संस्कार सिखा रहे हैं, बेसिकली आप लोग संस्कारहीन लोग ही हैं। इनसे बचाना है इंडियन डेमोक्रेसी। आऊंगा अभी नामकरण पे और रंग की राजनीति पर। इनका भगवा भी अपना नहीं है, भी चुराया हुआ है, मैं आपको बता दूं। लेकिन भगवा को इन्होंने बदनाम कर दिया है।
वो भगवा भी इनका बुद्ध से आ रहा है, वो भी बुद्ध से ही आ रहा है। ये ऑर्गेनाइजर में 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था संविधान सभा में, संविधान, और ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल। ऑर्गेनाइजर किसका मुखपत्र है? आरएसएस का पांचजन्य, और ये ऑर्गेनाइजर, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर और हिंदी में पांचजन्य। इसमें क्या लिखा है? 2 पॉइंट्स खाली आपको बताता हूं कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है उससे बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। एडल्ट मतलब जो इतना लड़ने के बाद डॉक्टर अंबेडकर 1919 या 19 साउथ बोरो कमेटी, 17 या 19 डेट में कंफ्यूज कर रहा हूं। साउथ बोरो कमेटी के सामने जो अपना लिखित और मौखिक दस्तावेज देते हैं, ज्ञापन, वहां से वोट का अधिकार मिले और शिक्षा और संपत्ति का आधार न हो, वयस्क मताधिकार मिले, वो लड़ाई आंशिक रूप से 1919 में शुरू हो गई थी। फिर साइमन कमीशन, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, तमाम तरह के मिशन, संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई। प्रोफेसर केटी शाह ने सवाल उठाया था कि कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए हाउस के मेंबर होने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर का जवाब है बहुत शानदार, पढ़िएगा कभी। उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं पढ़े लिखे लोगों में भी इतना व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है जो अपने क्षेत्र के, अपने समुदाय की समस्याओं को समझ सके और उसका निदान दे सके। इसलिए कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो संविधान सभा में तो एक अंबेडकर दलित है, बाकी तो सब राजे महाराजे, वो तो इलेक्टेड बॉडी थी नहीं, राजे महाराजे सवर्ण ही थे भरे हुए। तो आरएसएस वालों से ज्यादा तेज थे कि कम बुद्धि वाले लोग थे? ज्यादा था ना। सब लंदन से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। अंबेडकर खुद अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़े थे, नेहरू पढ़े थे कैम्ब्रिज में। तो सब मिलके जब ये फैसला किया, चाहे आरक्षण का मसला हो, चाहे वोट देने का अधिकार का मसला, वो ऑलमोस्ट यूनानिमस फैसला था। और आरएसएस संविधान सभा में जब ये 26 नवंबर को 30 तारीख को क्या लिखता है जरा सुन लीजिए। मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं। भाई उसमें तो काफी हिंदू ही थे ना संविधान सभा में। तो लिख रहा है ये कि संविधान द्वारा राज्य फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में धार्मिक इंस्टीट्यूशन देने से मना करता है संविधान, कि धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। इसका मतलब है कि ऐसे संस्थानों में गीता और उपनिषद, रामायण और महाभारत पढ़ना संविधान के खिलाफ अपराध होगा। गो हत्या का सुझाव दिया गया है, लेकिन साफ तौर पर ऐसा नहीं कहा गया है। सर्विस और जुडिशरी के वेतनमान गरीब भारत के लिए बहुत ज्यादा है। ये क्या कह रहा है? अभी जो काम हो रहा है यहां पर, अभी स्कूल का रंग भी बदला जा रहा है, भगवा किया जा रहा है। नेहरू अंबेडकर में गहरे मतभेद थे, लेकिन दोनों एक साइंटिफिक, एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है? आरएसएस भाईचारा, इसका जो प्रोफेसर मुझे समझा देगा ना, मैं मान जाऊंगा। इसको ये भी नहीं पता होगा। यूनिवर्सिटी बना है यूनिवर्स शब्द से, दुनिया, विश्वविद्यालय कहते हैं ना,
विश्वविद्यालय में दुनिया की हर तरह की तमाम विचारधाराएं आएंगी जाएंगी, विमर्श होगा, बातचीत होगी, नए विचारों का निर्माण होगा। और इसका काम साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। अब क्या हो रहा है? गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है। पहला प्लास्टिक सर्जन गणेश जी थे। गोमूत्र से कैंसर का इलाज हो रहा है, कोई गोबर खा रहा है, और सब हिंदू लोग हैं। क्या हो पंकज जी? मतलब आप लोग कहां ले जा रहा है, समझिए जरा सा। क्या हो रहा है? गाय पालन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक एलीट कॉलेज में। रूम गोबर से निपवाया जा रहा है। ये कहां ले जा रहा है, ये सोचिए जरा सा। और इनके बच्चे आपको पता नहीं है। आप भी हिंदू हो, वो भी हिंदू। आपको कह रहा है धर्म की रक्षा करो, और उनका बेटा कैम्ब्रिज में है, उनका बेटा बेटी हार्वर्ड में। इस संगी टाइप लोग आए ना कभी भी, तो बोला अपना बच्चा को लेके आओ, पहले लीड करेगा वो, तब हम पीछे चलेंगे। ज्यादा हिंदू बनने का शौक चल रहा हुआ है। तुम भी हिंदू, वो भी हिंदू, तो पहले वो लीड करे ना। खाली वोट लेने के लिए हिंदू किस बात के लिए? तो इनके बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, ये था काम। ये लिख रहा है ऑर्गेनाइजर कि आम आदमी को देखिए कैसे उल्टा जा रहा है। आम आदमी की पॉलिटिकल मुद्दों पर सोचने और समझदारी से काम करने की इनर्शिया को समझते हुए, मतलब उसमें बुद्धि नहीं होता आम आदमी। पार्लियामेंट में एक डिस्कशन चल रहा है कि एक आम आदमी को, एक एडल्ट आदमी को अपनी समस्याओं को समझने की बौद्धिक क्षमता होती है, और यह कह रहा है कि नहीं होती है। इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं हो सकते। नेहरू अंबेडकर कह रहे हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज। इसीलिए एसआईआर जो हो रहा है अभी, वोटिंग कटिंग करो कटिंग, ये इसी का आउटकम है। इसकी जेनेसिस यहां पर है। जिसका मन उसका वोट काट दिया। इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। तो डेमोक्रेसी को खतरा किससे है? किससे बचाना है डेमोक्रेसी को? ये आरएसएस वाला सब बचाना है, इन्हीं से बचाना है। इसमें लाग लपेट कुछ नहीं। और आप समझ रहे हैं कि आप बचा लेंगे, आई एम सॉरी, आपसे नहीं बचेगा। ये पंकज जैसे लोग, अनुपमा जैसे लोग आएंगे 10-20 ना, ये माहौल बना देंगे। आप लोग कोई आंदोलन भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले कोना में एक रहता है कि टिकट उकट का इंतजाम पहले हो जाए कहीं साइड में। क्या चंदन, ठीक कर रहा हूं? हैं? बहुत नेता हैं यहां, जिसको देखो सब नेता ही है। बाबरे, सब नेता है। वी नीड स्टेट्समैन, नॉट डीलर्स। वी नीड लीडर, नॉट डीलर। डीलर नहीं, जो एमपी एमएलए लैट का, जो हमको बेगूसराय में बुलाया था पंडित जी लोग, जहाज का किराया भी दिया और उधर से चले तो हमको 10,000 रुपया भी दिया। बोला कि आप समझाइए। तो हम बोले भैया पंडित नेहरू ने यहां क्या क्या बनवाया। कृष्ण बाबू थे ये सीएम, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तब बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर का भी है और बिजली का भी है। हमने 3 बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट बरौनी में बने। तो इसका लाभ पाकिस्तान वाला लिया का? इसका लाभ पाकिस्तान वाला लिया कि बांग्लादेश वाला लिया? हमने सबसे ज्यादा इसका लाभ बेगूसराय के भूमियारों ने लिया। और आप लोग जो दिनकर और आर एस शर्मा की धरती है, आप लोग की मति इतनी मारी गई है, इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए आपके, कि आप ऐसे आदमी को चुन के ला रहे हैं जो सीधे दिन भर पाकिस्तान में रहता है।
सोते हुए भी पाकिस्तानी में रहता है, नहीं हो वो सब, मतलब इतना इनलाइटेंड कास्ट, इतना इनलाइटेंड प्रबुद्ध, जो एकेडमिया में है, बिजनेस में है, हर जगह है, वो ऐसा निपट कुपड़ अपर आदमी को चुन रहा है। बाप रे, तो तुम्हारा नैतिक पतन हो गया, जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना। दिनकर और राजेश शर्मा की धरती से और कृष्ण बाबू की धरती से ऐसे लोग चुने जा रहे हैं, ये मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं है, ये उस समाज के ऊपर रिफ्लेक्शन है जो समाज ऐसे लोगों को चुनता है। इसीलिए हमको आजकल सुन रहा है पंडित जी लोग ज्यादा। तो आरक्षण पे बहुत अभी चल रहा है भैया। हमने आरएसएस बीजेपी वाला कहते हैं यार ले जाओ तुम आरक्षण, नौटंकी मत करो। पहले हिंदू मुसलमान लड़वाया तो आप लोग मजे ले रहे थे चुस्की। आपको पता ही नहीं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा और आरक्षण रहेगा भी नहीं, क्या समझे? इतने चालबाज फरेबी मक्कार लोग हैं कि आरक्षण रहेगा, सब बोलेगा, किसी के माई का लाल का हिम्मत नहीं जो आरक्षण छू दे, बोलता रहेगा, लेकिन आरक्षण रहेगा ही नहीं। भैया आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, समझिए आप। तो नौकरी खत्म हो रही तो हमारा ही खाली खत्म हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो आरएसएस वाला ने कन्विंस कर दिया यहां के सवर्ण समाज को कि हम मुसलमान को टाइट कर देंगे और इसका जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण इरेलीवेंट कर देंगे, खत्म कर देंगे। कन्विंस कर दिया तो सब जय 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 जय। तो मुसलमान को टाइट करने के चक्कर में तुम खुद ही टाइट हो गए। मुसलमान तो डर के साए में है, अपना कुछ कुछ धंधा व्यवसाय करके काम चला रहा है। अब देखिए मेरे गांव में बढ़िया बढ़िया घर बनाए हुए, देखिए वो बैठा हुआ इधर, सब ऐसी उसी गांव में लग गया है, कार में चल रहा है, वो बेचारा व्यवसाय कर रहा है। आप मुझे मुजफ्फरपुर में हूं, कोई भी आदमी किसी भी समाज का आकर हमसे बहस करे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक का सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है, आप बताइए किसने लिया है? अपर कास्ट के लोगों ने लिया है सबसे ज्यादा लाभ। आजादी के पहले कुछ राजे महाराजे जरूर थे, लेकिन सब वैसी थे। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया है? जिला स्कूल इतना बढ़िया स्कूल था, वहां एडमिशन नहीं मिलता था, तब विद्या विहार आते थे लोग। आज कोई भी वहां पे एसपी डीएम का बेटा भी पढ़ता था जिला स्कूल में। आई रिमेंबर, मुझे याद है, क्या हो पढ़ता था ना सर, सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था, फ्री का। हम तो पीएचडी तक फीस दिए होंगे तो मुझे लगता है 4-5 हजार वो हो गया होगा, 5 हजार में मैक्सिमम। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो पंडित नेहरू थोड़ा सेकुलर डेमोक्रेट थे ना, थोड़ा सोशलिज्म से भी प्रभावित थे, तो उन्होंने आपको पेन दिया, पेन लीजिए, पढ़िए, लिखिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, कलेक्टर बनिए, आईआईटी, एम्स, यूनिवर्सिटीज खुले, तो आप भी पढ़े सबसे ज्यादा। अब थोड़ा बहुत ओबीसी तो बाद में एंट्री आ रहा है, 90 के बाद एंट्री आ रहा है, मतलब चाहे नहीं चाहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वजह से थोड़ा सा एससी एसटी उसमें पढ़ पाया। बराबर, सही बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का लाभ किसने लिया? अपर कास्ट ने लिया। सबसे ज्यादा नौकरी का लाभ किसने लिया? सारे यूनिवर्सिटी में जाते थे तो मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी, पांडे हमारे टीचर रहे। ये ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है ना, तो नेहरू ने प्रतीक दिया सरस्वती और पेन, और आरएसएस ने क्या प्रतीक दिया?
परशुराम और फरसा। तो नेहरू तुमको बुद्धिजीवी बना रहा था, डॉक्टर इंजीनियर बना रहा था, सब कुछ कर रहा था, नौकरी दे रहा, और ये आपको दंगाई बना रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब आपकी मति मारी गई है। और इस चक्कर में पहले तो गांव में चलता था ना, कोई भी आया था, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। आरएसएस के प्रोपेगेंडा में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लग रहा था खाली यही लोग खाली घी के नदी में डुबकी मारेंगे। तो हिंदू राष्ट्र में यह हाल हुआ है कि अब पंडित जी लोग भी सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, ईंटा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। पहले निर्धन ब्राह्मण हो चाहे निर्धन दलित हो, इतना तो था कम से कम उसका बच्चा 5 पैसा 10 पैसा फीस देके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था। मेरे कॉलेज के गार्ड आइए, मैं मिलवाता हूं। हम आजकल इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि जिनको जिनको कीटाणु काटा हुआ था हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनका हिंदू राष्ट्र में क्या चल रहा है जरा देखा जाए। मेरे कॉलेज में आइए, सिक्योरिटी गार्ड 15,000 18,000 पर 12-12 घंटे काम कर रहा है। तो इनको कन्विंस कर दिया कि भाई दलित बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो खुश हो गए कि चलो हमरा तो एक फूटेगा लेकिन इसका दोनों फूटेगा। तो सुन लो भाई पंकज जी, हमारे इधर मुजफ्फरपुर में कहावत है, अंधा का तो ब्याह हो जाता है, काना का नहीं होता है। समझे ना? हाँ, माना जाता है ना, अंग भंग। तो अंधा का तो हो सकता है लेकिन काना का नहीं होता है। तो ये जो पूरा विश्वविद्यालय सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसका सबसे ज्यादा लाभ, आज कोई डेटा निकाल ले 1950 से लेकर अब तक का, सबसे ज्यादा लाभ सवर्णों ने लिया है। लेकिन इनको नशा चढ़ाया फरसा का, परशुराम का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का हो रहा है। पेंशन, इंदिरा गांधी ने इनको पेंशन दिया, तो पेंशन सबसे ज्यादा कौन ले रहा था? जो सबसे ज्यादा नौकरी में था। तो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूशन दिया, नौकरी दी, पेंशन दिया। एक कॉमनल फासिस्ट राइट विंगर ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने छीन लिया। तो पेंशन सबसे ज्यादा किसका छीना गया बताइए? जो सबसे ज्यादा नौकरी में रहा होगा। तो मैं बार बार कहता हूं, हे प्रभु आप तो ब्राह्मण देवता हैं, जाके घर में एक बार मेरी बात सोचिए, आरएसएस के प्रपंच से बाहर आइए। राम का नाम बदनाम करने के ही लिए राम को लाया है। भाई बचपन में रामलीला होता था ना इधर गांव गांव में, तो राम का एक बेनेवलेंट कैरेक्टर होता था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये कैरेक्टर दिखाते थे ना उसमें। अब राम को ये जो बनाए हैं इनका देखिए फोटो, तीर कमान लिए हुए, रणोद्धत राम, वॉरलॉर्ड राम। ये खाली प्रतीकों का रूपांतरण नहीं है, ये पूरा और पूरा वैल्यू सिस्टम का रूपांतरण है, वैल्यू सिस्टम का। हनुमान जी इतना बढ़िया गॉड थे, वो फल तोड़ के खाते रहते थे, इधर से उधर अपना उछल कूद करते थे। इन्होंने तो उनको भी खूंखार बना दिया इसे, मतलब कार के पीछे देखो ऐसा चिपका रहता है कि देख के उनको डर लग जाए। ये हुआ है। अब डांस भी कर रहे हैं, राम जी के नाम पर चंदा चोरी भी कर रहे हैं, ये भी हो रहा है ना। तब भी आंख नहीं खुल रही है। अच्छा, कोई गलतफहमी में अभी भी है कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा और ये होगा, गलतफहमी छोड़ जाइए। नौकरी रहे चाहे नहीं रही, आप लोग सरवाइव करना सीख लिया, कुछ लोग व्यवसाय भी कीजिए। सबको नौकरी नहीं मिलने जा रही, नौकरी खत्म, सब प्राइवेटाइजेशन ठेका पर करके आधा नौकरी खत्म हो चुका है। कंफ्यूजन मत पालिए। इसलिए जितने दलित बैकवर्ड्स हैं यंगस्टर, वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़िए,
बिजनेस करिए, बिजनेस की ओर जाइए। अब पूंजीवाद आ चुका है, कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं। कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट। इस संविधान जो बचाने की जिम्मेदारी है, आरएसएस वाला एक दो लाइन और सुना देता हूं जो ऑर्गेनाइजर में छपा था। कह रहा है कि हमारे संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं। अच्छा, सीआईडी से तो नहीं है साहब? नहीं, वो मेरा रिकॉर्ड रहता है हर जगह का। अच्छा, ओके। तो आप अभी हैं कि जा रहे हैं? अरे रहिए। हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं। मनु की रचनाएं फारस के सोलान के स्पार्टा के लाइकर्स से बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनु स्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया में तारीफ के काबिल हैं और अपने आप मानने और मनाने को बढ़ावा देते हैं। लेकिन संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मनुस्मृति को सिरे से नकार दिया था कि हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बर्क, मिल, जेफरसन और मोंटेस्क्यू हुई सब कुछ है। तो भाई, ये मनुस्मृति संविधान बदलने की घोषणा नहीं होगी, वो किस्तों में ऑलरेडी हो रहा है। बाबा लोग, पाखंडी लोग दिन रात पाखंड फैला रहा है, विश्वविद्यालय में हवन पूजा करा रहा है और ये सब कर रहा है और आडंबर पाखंड करवा रहा है। बाबा लोग सीधे मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है। किसी पे एक्शन हुआ? किसी बाबा पर एक्शन हुआ? एक बाबा, पगलू बाबा है, एक उधर बैठता रहा, कुछ सबका गुर्दा निकालते रहता है। मेरे बारे में बोला कि रतनलाल का गुर्दा निकाल देंगे, आंख निकाल लेंगे। हमने अपने निकालोगे, कैसे निकालोगे? आना तो कह के आना। इन लोगों पर कोई एक्शन होता है? और आप कुछ बोले, कितना मिनट हो गया? 10 मिनट और। आप लोग कुछ बोले तो बोले भावना आहत हो गई, केस कर दो, एफआईआर। अब पूरी कायनात सिस्टम लगा हुआ है, थाना से लेकर एसपी, डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरएसएस हेडक्वार्टर, सब लगा हुआ है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो, इन पे केस करो। भैया, आजादी की लड़ाई समय पैदा हुए नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह एक तरह की दूसरी आजादी की लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। इसलिए कोई कुछ भी हो जाए, कोई समझौता नहीं होगा, आर पार होगा। ना, आर पार ही होगा फिर, और क्या। तो ये इनका चाल और चरित्र है। सब नौकरियां, पेंशन खत्म, और सब रास्ता कहां जा रहा है? आप सोचिए, गौर से सोचिए। जो 4 साल का अग्निवीर है, अरे भाई, भारत जब गरीब था ना, तब फुल नौकरी, फुल एजुकेशन, फुल पेंशन मिला, पब्लिक सेक्टर डेवलप हुआ, नवरत्न कंपनियां, और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वाओ, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सारा बेच रहा है, सारा बेच रहा है। और सब रास्ता जो है हिंदू राष्ट्र का रास्ता जाएगा, जानते हैं कहां पर? अडानी के दरवाजे पर। पंडित जी, आपको भी दरवाजे पे, चौखट पे ना माथा इसे झुकाना है। सोच लो, अभी भी आपको भी झुकना है। ये सारे रास्ते उधर ही जा रहे हैं। और सोचिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मोदी जी मचिया पे बैठे हैं, है ना, अब पंडित जी नीचे जमीन पर बैठे हैं। आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है पंडित जी आपका भी, है।
यूजीसी बिल आया तो उसको देखिए वही पंडित जी फिर कहने लगे अरे तो तेली है, इसका जतरा खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो पंडित जी थोड़ा स्टेबल स्टैंड लीजिए, साइंटिफिक अप्रोच, नहीं तो आरएसएस आपको ही पागल बना देगा। हम इधर से आते थे खबड़ा से स्कूल, हमारे सब साथी मिलते थे, बहुत सारे साथी मेरे मुजफ्फरपुर में हैं, और मेरे दोस्ती में कोई जात धर्म का कोई फर्क नहीं रहता है, सब हमारे बहुत सारे अपर कास्ट के ही दोस्त हैं, यहां दिल्ली पटना कहीं भी। हमारे से डिसएग्री भी करते हैं मेरे दोस्त, तो तभी हम साथ रहते हैं डिसएग्रीमेंट के साथ। यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है, डिसएग्रीमेंट के साथ रहना ही डेमोक्रेसी है। इससे ज्यादा बड़ी परिभाषा क्या हो। तो लोकतंत्र के बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी है। यह बात जरूर है कि आरएसएस ने मति भ्रष्ट कर दिया है। अच्छा, आप सोचो, चिराग पासवान क्या है? कल कौन कह रहा था कि 1 मीटर का तो टिक्का लगाता है 1 किलोमीटर का? हाँ, वो बैठा हुआ है कि 1 किलोमीटर का टीका लगाता है इसे। अब बद्दी 1 किलोमीटर का बद्दी बांधता है। तो चिराग पासवान क्या है? सोशल डेमोक्रेट कि हिंदू राष्ट्र का पालकी हो रहा है। और जीतन राम मांझी 58। अच्छा, जानते हैं कि नहीं, ये सब खाली कहने का मंत्री है। और ये जो है ना, कहने से कोई काम हम नहीं होता, इनको सीरियसली नहीं लेता अंदर। खाली बंगला लो, गाड़ी लो, और स्टाफ भी जो वहां अपॉइंट होता है, ओएसडी या एपीएस जो भी है, वो भी झंडे वालान से आता है। इन लोगों को चलते एक ट्रांसफर नहीं करा सकता है, मैं अब दावे के साथ कह रहा हूं। इन्हें कहने पे कोई एफआईआर नहीं लिख सकता है। तब भी आप लोग जाएंगे तो हमारा जात का है, यही बचाएंगे लोकतंत्र। जितना विखंडित होगा, पहले हिंदू मुस्लिम, फिर जात जात, फिर ये बात, फिर वो बात, जितना विखंडित होगा समाज, उतना फायदा है ये राइटिस्ट और कॉर्पोरेट को। सोचिए, निजीकरण, तो डेमोक्रेसी को किससे बचाना है तो आप समझ ही गए होंगे, हैं? दूसरी बात, क्या आप बचा पाएंगे? कौन बचाएगा? कोई भी इंस्टीट्यूशन को, दुनिया का इतिहास ये बताता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को, जो बुर्जुआजी होता है ना, एलीट क्लास, एलीट है ना, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, इंग्लिश स्पीकिंग, बाबा साहब कहते हैं ना कि आप उनका पढ़िए, ये मैंने किताब में वो उनका भाषण है कि श्रमिक आंदोलन के बारे में लिखते हैं कि हर श्रमिक नेताओं को, श्रमिकों को कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, रूसों को पढ़ना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है, आपको इतिहास का, समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो दुनिया का कोई भी आंदोलन, वो उसकी बुर्जुआजी उसका एलीट तबका मान लीजिए, अपर मिडिल क्लास, जो इंटेलेक्चुअल है, जो पत्रकार है, जो प्रोफेसर है, शेयर मार्केट में है, सोचने समझने का जो लोग काम करते हैं, वही आंदोलन लीड करता है। अभी एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। ये क्या नाम है, दीपके, अभिजीत दीपके। आजादी का आंदोलन देखिए, बाबा साहब, नेहरू, गांधी, तमाम, पटेल,
सब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज अमेरिका से पढ़ के आए थे। आजादी के आंदोलन का डिजाइन पहले इंग्लैंड में तैयार हुआ, सब पढ़ के आए थे, तब यहां पे पूरा मोमेंटम बनाया। एक बुद्धिस्ट है सोनम वांगचुक, ठीक है, बुद्धिस्ट है, परहैप्स ट्राइब भी होगा वहां का। और एक लड़का अमेरिका से पढ़ के वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। आप एग्री करें डिसएग्री करें, डजंट मैटर, हम खाली एनालिसिस कर रहे हैं। ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है, अमेरिका से आता है और दलित है, दलित बुद्धिस्ट है। इशू क्या लिया? पेपर लीक। और यहां आया और उसके खिलाफ बहुत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई बीजेपी आईटी सेल से और तमाम से। अरे वो दलित है, भीमटा है, भीम वाला है, ये है वो है, खूब कोशिश हुई, लेकिन वो चल पाया? नहीं चला। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्टर थे, सब देखा ना आपने, अंग्रेजी बोलने वाले थे, है ना, एक्टिविस्ट डटने वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने लीड किया। तो क्या हमारे समाज में वो क्लास तैयार हुआ है? कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने इकोनॉमिस्ट हैं, कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कितने हिस्टोरियन हैं जो पब्लिक ओपिनियन बना सके? उसके पास टीम थी, टेक्नोक्रेट की टीम थी, पूरा ऑनलाइन ही पूरा धमाल कर दिया। हमारे नेताओं के पास, हमारे समाज के पास क्या इस तरह का टीम है? हम लोग सिर्फ इलेक्शन के समय जागते हैं, शिव जी के बाराती की तरह भभूत लगा के इलेक्शन के समय अब चलो चुनाव आ गया, चलो अब चलते हैं। अरे पॉलिटिक्स इज अ वेरी सीरियस गेम, इट इज 24/7 जॉब। 24 घंटा आपको सोचना पड़ता है उसके बारे में, एक एक आइडिया को डेवलप करने में साल साल भर लगते हैं। तो खाली हम कह देंगे बहुजन है 90% तो हो जाएगा आंदोलन? दो खेमा में बटा है, दलित बैकवर्ड भी आरएसएस बीजेपी की खेमा में है, प्रधानमंत्री खुद ही बैकवर्ड है, राष्ट्रपति खुद ही ट्राइब है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का लिमिटेशन तो सामने आ गया ना। सारे बैकवर्ड मिनिस्टर बनाए हुए, तो क्या हो गया? इसलिए जिस समाज के पास इंटेलिजेंसिया है वही समाज लीड करेगा। इसलिए जात छोड़िए, और जो आइडियोलॉजी पे आपके साथ है, चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, अब तो उनका नुकसान भी 5-10 साल में दिख जाएगा। उनका भी ब्लड शुगर और ये बीपी वगैरह ठीक हो जाएगा। नौकरी पेंशन सबका 10 साल में कैशलेस हो जाएगा समाज। दलित तो सबसे पहले कैशलेस होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये मरे, और हुक्मरान बनने के चक्कर में दलित मरे। न राधा के 9 मन तेल होइए, न राधा नची है। इतना बढ़िया एजुकेशन, फेलोशिप, स्कॉलरशिप मिल ही रहा था, फ्री में पढ़ाई हो ही रही थी, नौकरी पेंशन सब मिल ही रहा था। 1950 में जिस समाज के पास 200 ग्रेजुएट नहीं था, 25-30 साल के अंदर 20 लाख कर्मचारी हो गया। शानदार उपलब्धि थी भाई। 2 बेनिफिशियरी है, एक सवर्ण समाज है, एक दलित समाज है, SC/ST। ये रिजर्वेशन की वजह से थोड़ा बना, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट उधर गया। तो इनको थोड़ा सा मलाई आया था ना, थोड़ा सा फटा धोती छोड़ के पैंट शर्ट पहनने लगे, तब बोले नहीं अब हटाओ, हम ही सरकार बनाएंगे। तो बना भी लोगों तो चलाओ कैसे? सत्ता मिल जाएगी, व्यवस्था कैसे चलाओगे माय डियर? सवाल तो यह है ना। आपने वैसे लोगों की फौज तैयार की जो आपके 200 लॉयर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं, पटना हाई कोर्ट में खड़े हो जाएं। कितने कैबिनेट मिनिस्टर आज हुए या नहीं हुए, किसी का नाम भी याद नहीं होगा। तो मिनिस्टर हो जाना, मुख्यमंत्री हो जाना काफी है? किस लिए होना है, एजेंडा तय हो ना पहले। आरएसएस
आरएसएस अपना नेता सरस्वती शिशु मंदिर में तैयार करता है, और हम हमारे नेताओं को पढ़ने लिखने सोचने शोध करने से एलर्जी है। हमें बता दीजिए कहां किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हो, विमर्श हो रहा हो, फिर तो आपसे नहीं बचेगा। जो इंटेलिजेंसिया मिडिल क्लास अपर कास्ट अपर क्लास होगा, जिसको समझ हो जाएगी जिस दिन कि हमारा भविष्य भी खतरे में है, वो बचा ले जाएगा, आप उनके पीछे खड़े होंगे। भीड़ से नहीं होता, खाली 1 पॉइंट एजेंडा, पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, बस। तो इससे जो सफलता मिली है अभी, ये क्या बोलते हैं, पेपर लीक, तो उससे इसकी अपार सफलता से उत्साहित होकर कुछ सवर्ण समाज के लोग अब आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। आरक्षण खत्म करो, कह रहे हैं कि 55 लाख फॉलोअर हो गए, 55 लाख, भले एक काम करो 50 लाख और बढ़ा लो, बढ़ाओ 50 लाख और, अच्छा करो 2 करोड़ कर लो, 55 लाख 150 करोड़ में 2 करोड़ कर लो। सरकार भी तुम्हारी, देखिए आरएसएस कैसे खेल खेलता है, देखिए यहां डिफीट हो गया तो कुछ संगठन को एक्टिव कर दिया कि आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चलाओ, इससे क्या होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ेगा, तो उसी में मजा आ रहा है उसको। मैंने एक आंकड़ा दिया कि 1950 से लेकर 90 तक उत्तर प्रदेश में 40 साल के शासन में 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, 7 ब्राह्मण। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, शास्त्री प्राइम मिनिस्टर, नेहरू प्राइम मिनिस्टर, खाली कैलकुलेट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन उसी समय हुए हैं। पेट्रोल पंप मिला तो खाली हमें को थोड़ी मिला, आपको मिला ज्यादा, गैस एजेंसी मिला तो अभी को मिला, हमको भी मिला। तो अडानी को सब चला जाएगा तो आपका भी जाएगा, मेरा भी जाएगा, आप समझिए। तो हम कह रहे हैं भैया एक काम करो, 2 करोड़ आदमी जो ऑनलाइन इकट्ठा हुए हो, तो एक बार शक्ति प्रदर्शन तो करके दिखाई दो, खत्म करवा दो, जाओ करा दो ना। लेकिन एक बात याद रखना, AK-47 भी चला है, AK-47 भी चला है, अब पैलेट गन भी चला है, लाठी भी चला है, कील वाले रॉड भी चले हैं, लड़कियों को भी मारा गया है। याद रखना, जाओगे कहीं मोदी सरकार तुमको भी वैसी न कूटे। अब कूटने के लिए तैयार हो तो जाके आरक्षण खत्म करवा। अब दूसरी बात है, अब सोशल मीडिया तो फोर्स क्रिएट करता है ना, तो इधर से भी चल रहा है कौन माई का लाल में दम है कि आरक्षण खत्म कर देगा। तो भाई वो भी गोली बंदूक खाने जाएगा, तुम भी खाओ, है तुम भी खाओ, ये भी खाएगा, दोनों गोली खाओ, एक दूसरे को मारो, यही तो चाहता है आरएसएस। मुझे इस बात का अफसोस है कि इन लोगों ने शिक्षा बचाओ, नौकरी बचाओ, रोजगार बचाओ, पेंशन बचाओ के लिए कोई ऑनलाइन कैंपेन नहीं किया है। आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। बटलर यहां था, बटलर बंद हो गया, यहीं यहां से 1 किलोमीटर दूर। बटलर था यहां पर, इंडस्ट्रियल एरिया जो खुला यहां पे, क्या बोलते हैं, बेला। ये बता दे सरकार, एक यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक इंडस्ट्रियल एरिया कुछ भी खोला है, बता दे। अरे भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित लोग मिलके पहले सरकारी संस्था को बचाओ, प्राइवेट भी रहे पब्लिक भी रहे। या अम्बेडकर का आइडिया था, नेहरू ने इंप्लीमेंट किया स्टेट सोशलिज्म, कि जहां जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट सेक्टर भी लेंगे, जहां जरूरत होगी पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। तो बने कि नहीं बने? बने ना।
और ये उसी को बर्बाद कर रहा है। रेलवे आधा प्राइवेटाइज कर दिया, सबसे ज्यादा दलित लोग रेलवे में था, और जो जो इनको नौकरी दिया, पेंशन दिया, सबको इन लोगों ने मनुवादी कह दिया। अरे ब्लू गमछा लपेट के दिन भर जय भीम करता है ना, हमले अरे चेक करो इसका ब्लू गमछा के पीछे कहीं भगवा तो नहीं पहने हुए, चेक करो इसको। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ो दलित नेताओं। शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का सवाल है। दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट अंबेडकर रोट। भाई नेता 15-20 बनेगा, अब 20 लाख SC ST नौकरी में आ गया, पेंशन जोड़िए तो कितना ले रहा होगा। फूस के घर में रहता था, पक्का का मकान हो गया, मोटरसाइकिल, कार, बाबूजी का पैंट शर्ट, AC भी लग रहा है। तो सब नेता बनने के चक्कर में जो लग रहा था, RSS समझ गया था कि पागल लोग हैं, इसका सब धीरे धीरे खत्म करो। कोई दलित नेता के, मैं स्पेशली कह रहा हूं, अरे तुम्हारे पास ना जमीन है, ना व्यवसाय है, ना जमींदारी है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा से ही दलित मिडिल क्लास खड़ा हुआ है। जाके सोचो, जो कीटाणु काटे हुए ना कि सरकार बनाएंगे, या रात में गुदगुदी आता है, ड्रीम गर्ल वाला सपना देखता है सब कि सब एकदम प्रधानमंत्री बन गया, ये होम मिनिस्टर बन गया। असल दुनिया में आओ। असल दुनिया यह है कि फ्री एजुकेशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, विदेश जाने के लिए फंडिंग मिले, इजी हो प्रोसेस, नौकरी मिले, रोजगार मिले, पेंशन मिले। यह है असली एजेंडा। वो किसी के एजेंडा पे नहीं है, ना ब्राह्मण नेताओं के एजेंडा पर, ना दलितों के एजेंडा पे है, किसी के एजेंडा पर नहीं है। खाली हम आरक्षण हटाएंगे तो उधर से कर रहा है, किसी की मां का औकात है कि किसकी की हटा देगा, यही गाली गलौज करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक बच्चा को पढ़ाने का खर्चा 15 से 20 हजार रुपया है। 15 से 20 हजार सिक्योरिटी गार्ड में कमाने वाला बच्चा यहां अपने बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएगा? पहले की सरकारें थी, सस्ता एजुकेशन रखती थी कि मजदूर का बेटा भी पढ़ ले, रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी पढ़ ले। और ये कॉर्पोरेट परस्त है, ये बहुसंख्यक जनता को निरक्षर मजदूर रखना चाहती है, चाहे जिससे कि अडानी और अंबानी के कंपनी में ये लोग काम कर सके। और ये बात अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, कांवर का महीना है, चलिए बोलबम चलिए, वहां बाबा गरीब धाम चलिए, वही रास्ता में गांजा उजा मिल जाएगा, भांग मिल जाएगा, चटकाइए बढ़िया से, बाबा खुश हो जाएंगे। हाँ, पांव भी दबाएगा। तो ये देखिए जिस डेंजरस सिचुएशन की ओर लेके जा रहा है। सब प्लान्ड है, सब प्लान्ड है कि तुम आरक्षण का विरोध करो, इधर बोलेगा कि तुम बोलना कि हिम्मत है तो खत्म करके दिखाओ। अब दोनों को मारेगा गोली पेलेट गन। AK-56 चलेगी, 47 तो एक पे नहीं चलेगी, सब पे चलेगा। मारे तुम सब जाओगे, जिंदा रहेगा खाली 7 स्टार RSS हेडक्वार्टर और अडानी और अंबानी। सबको वही मजदूरी करनी है, सबको वही मजदूरी करनी है। और नहीं आंख खुल रहा है तो अभी देख लो जरा, आसपास पता करो। मैं तो जाता हूं एयरपोर्ट पे, तो वॉशरूम जाता हूं तो आराम से लोगों से बातचीत करता हूं, उसी में पता लग जाता है कि उसमें सिर्फ सफाई कर्मचारी जिनको वाल्मीकि कहते हैं वही काम नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब आइए आइए, स्वागत है आपका भी हिंदू राष्ट्र में। कॉलेज में पहले माली या चौकीदार हमारा होता था ना, स्कूल में कॉलेज में, तो उसको पूरा पैसा मिलता था, तनख्वाह, रिटायर में पेंशन भी मिलता था। अब आ गया है एकदम प्राइवेट कंपनी वाला, लो मजा करो तुम। ये असली चुनौती है। आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। नौकरी बचेंगी तो आरक्षण रहेगा, और नौकरियां रहेंगी तो आप भी नौकरी करेंगे, हम भी करेंगे। नहीं रहेगी तो
ठन गोपाल लाओ। पूंजीवाद में पूंजीपति और मजदूर वर्ग होता है, तो मजदूर खाली दलित नहीं बनेगा और बन रहा है। जाके ज्वेलरी शॉप के बाहर देखिए, इतना बड़ा मूंछ लगा के वहां चौकीदारी हो रहा है 15,000 में। यह है हिंदू राष्ट्र। इनको मुसलमानों से बहुत नफरत है। मुगल सराय को वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक मंत्री कह रहा था कि आरएसएस गर्व की बात है। हाँ, जरूर गर्व होना चाहिए। जो अंग्रेजी के मुखबिरी करता हो, जो ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन लेता हो, माफी मांगा हो, तुम्हारे संस्कार ऐसी है। और आजादी के बाद भी सावरकर $195 अमेरिका सीआई से लेता था। इसके दस्तावेज है हमारे पास, आप जाके गूगल पे टाइप करो रतनलाल और सावरकर, देखो सामने आ जाएगा, मैंने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। इनके पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास वैज्ञानिक सोच नहीं है। और जिसके पास वैज्ञानिक सोच नहीं है वो इनोवेशन कर ही नहीं सकता है, वो अनुसंधान कर ही नहीं सकता है। आस्था से जो चलेगा वो तर्क की बात कभी नहीं करेगा, वो फैक्ट्स की बात कभी नहीं करेगा। तो इन्होंने ये नाम ही बदला है। और कुछ लिस्ट हमने निकाले हैं कि पिछले के सरकार के कौन कौन का नाम कैसे बदल दिया है और अपना मुहर मार दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले प्रधानमंत्री वाला फंड था ना, वो क्या बोलते हैं, आपदा कोष, पीएम केयर फंड बना था कोरोना में। मोदी की तरफ व्यवसायी समुदाय के तो जब तक घंटी नहीं मारेंगे तब तक उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। कोरोना के दौरान बोले थे आपदा में अवसर, तो कौन सा अवसर निकाले? पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड में 20 से लेके 23 तक थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी रहा। उसमें आम लोगों के पैसा से लेकर पूंजीपतियों के पैसे भी लगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के भी पैसे लगे, विदेशों से भी चंदा आया। 23 से लेकर आज तक उसका कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, कोई ऑडिटिंग उपलब्ध नहीं है। ये हिंदू की रिपोर्ट छपी है, सीएजी से बाहर रखा हुआ है, आरटीआई से बाहर रखा हुआ है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये पहला बड़ा घपला है कि हजारों करोड़ रुपए उसमें होंगे और कह रहे हैं क्या कि निजी ट्रस्ट है। भाई, नरेंद्र मोदी के नाम पे ट्रस्ट नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पे ट्रस्ट है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज ए पब्लिक सर्वेंट, उसके 3 ट्रस्टी हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। क्या निर्मला सीतारमण के नाम से है या फाइनेंस मिनिस्टर के डेजिग्नेशन के नाम से? उसमें जो पूरा खर्च होता है सरकारी खर्च होता है। आप उठा के देखिए वेबसाइट, चाहे प्रचार का मामला हो चाहे कुछ भी, वॉटएवर, सरकारी पद पे है, सरकारी खर्चा चलता है, करे निजी ट्रस्ट है, आरटीआई में नहीं लाएंगे। और अभी भी आप लोग की आंखें नहीं खुल रही है। सोचिए, 28 ऐसी योजनाएं हैं जिसने टिप मारा है मोदी सरकार ने, पूरा लिस्ट रखा हुआ है, नाम ही बदला है। 2-4 सुना दूं? टाइम है कि थक गए? चलिए, एनीवेज 28 योजना है। इनका अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कुछ कर ही नहीं सकते बेचने के अलावा और डंडी मारने के अलावा और झगड़ा लगाने के अलावा। यही उनके पास ओरिजिनल है। ये मनुस्मृति को आइडियल बना रहे हैं, तो मनुस्मृति में अनुपमा जैसी महिलाएं कहां रहेंगी? जरा बताओ मुझे। आपने जंतर मंतर पे देखा ना, लड़कियां सब, वो सब आप देखिए, सब अपर कास्ट एलीट लड़कियां ही थी। मनुस्मृति लागू करो, वही सब झाड़ू लेके मनुस्मृति तुमको ठीक करेंगे। किसकी बेटी अब घर में रहना चाहती? सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं। मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म बहुत सारे बंधन को तोड़ेगा। बच्चे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। वो प्रोटेस्ट में कोई
परमिशन लेके पेरेंट्स से नहीं गए थे। दुनिया जमाना बदल रहा है, तो मनुस्मृति खाली हम ही पे लागू थोड़ी होगा, वो तो महिलाओं पे भी लागू होगा। इसलिए आरक्षण मसला नहीं है मेरे दोस्तों, मसला है इस देश के सार्वजनिक संपत्ति को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना। और ये इनका बंच ऑफ थॉट एंड वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये 2 किताब पढ़िए, वहां से आता है कि देश की पूरी संपत्ति कुछ ट्रस्टियों के पास रहने चाहिए और बाकी लोगों के पास इतना होना चाहिए कि खाने कमाने लायक वहां पे मामला रहे। आखिर मॉडर्न नेशन स्टेट में स्टेट का क्या काम है? क्या काम है? यह सिर्फ रोटी का सवाल नहीं है, इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ डिग्निटी। यह व्यक्तित्व के गरिमा का भी सवाल है। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये डिग्निटी का भी सवाल है कि मॉडर्न नेशन स्टेट अपने सिटीजन के साथ, अपने नागरिक के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा। तो पहले थोड़ा बहुत सम्मान शुरू हुआ था और अब क्या है? 5 किलो अनाज लाभार्थी। तो वी आर नॉट लाभार्थीज, वी आर स्टेक होल्डर ऑफ दिस नेशन। राष्ट्रवाद क्या पढ़ाएगा? जितना डंडा लेके प्रैक्टिस करता है ना, उसको बोलो सबको बॉर्डर में भेजो, जाओ अफगानिस्तान तक कब्जा करके लाओ। इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान तोड़ के 2 देश बना दी, और तुमसे एक पीओ को भी खाली ना हो पाया है। तो एक डिग्निटी के साथ एक इंसान को जीना है ना, कि ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिसमें हर व्यक्ति सुरक्षा, उसका क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ का, और डिग्निटी के साथ जी सके। क्या आपको लगता है कि जिस समय जो हालात हैं वो ये गारंटी अपने सिटीजन्स को देता है? फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड कम्युनिटी। अपने सिटीजन को यह अधिकार देता है या नहीं देता है, ये आप सोचिए। अगर नहीं देता है तो ऐसी सरकार को बदलना। नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी गवर्नमेंट। सरकारें आते जाती रहेंगी और राष्ट्र जो है वो वहां के नागरिकों से बनता है, सरकार से राष्ट्र नहीं बनता है। तो नागरिक को वो डिग्निफाइड तरीके से रहने का अधिकार देता है या नहीं देता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोटा मोटी मैंने सारी बात कही दी है। अब ठीक लगा हो तो थोड़ा अमल कीजिए। और ये जितना नीट का लीक हुआ है ना, वो बच्चे पाकिस्तान को फायदा नहीं होना था, हमारे ही बच्चे। जितने ये सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज क्राइम चलता है, इनका रैकेट मैं जानता हूं, सीयूटी जितना ये सब चल रहा है ना, सिस्टमैटिक रैकेट है। ये धनाढ्य पूंजीपतियों के बच्चे मेहनत से पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका हकमारी करके, चीटिंग करके, पैसा देके वो सीट हेरा फेरी कर रहा है, हक मारा जा रहा है आपका। आप सोचो आप किस खेमा में खड़े हो। शुक्रिया, थैंक यू।